हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करी थी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे। ठीक, उसमें भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन की बात करी थी उसमें हमने अभी तक दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा था। पहला, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हो और फर्स्ट डिग्री की हो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने करना सीखा था। साथ ही हमने जब अपना अगला सॉल्यूशन सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस टाइप की थी, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो बट डिग्री फर्स्ट ना हो, यानी फर्स्ट डिग्री का ना हो बट फर्स्ट ऑर्डर का हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमने करना सीखा। अभी आज मैं अपनी इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनसे कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट तरीके से हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो अभी पहले बात करता हूं कि हम किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका नाम है ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहले बात आई अपनी जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है और साथ ही ऑर्डिनरी है, यानी ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी, उससे आगे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी थी। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करी थी तो वहां पर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा था, पर यहां हमने एक शब्द और लगाया और नाम दिया ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पहले उसकी बात करते हैं और फिर इसका जो बाद का शब्द है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसकी बात बाद में करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है। तो डेफिनेशन लिखी है, पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड all its derivatives occur in the first degree only is called a linear differential equation। ये कह रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, y, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, हम जनरल बात कर रहे हैं, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे 1 टाइम का हो, चाहे सेकंड डिग्री का हो, चाहे थर्ड डिग्री का हो, कितनी भी डिग्री का डेरिवेटिव हो, वो सब क्या रखते हो, फर्स्ट डिग्री रखते हो। क्या रखते हो, फर्स्ट डिग्री रखते हो। यानी ऑर्डर की बात इसमें नहीं है, सिर्फ बात करी है तो हमने किसकी, डिग्री की। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वह सभी रखते हो कितनी डिग्री, 1 डिग्री रखते हो, फर्स्ट डिग्री रखते हो, तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यही बात आगे लिखी है, इट्स कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, कि जब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। पहले भी हमने बात करी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर वहां हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात करी थी। किसकी बात करी थी, फर्स्ट ऑर्डर की। अभी हम बात कर रहे हैं जब एक से ज्यादा ऑर्डर हो, यानी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर हो, तब की हमने बात करी, तो नाम दे दिया ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहां साथ में एक शब्द और लिखा है हमने हेडिंग में, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट से इन द सेंस है कि जो मैंने आपको बताया डिपेंडेंट वेरिएबल था y
और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं अगर उनके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, क्या बोला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसके जो भी डेरिवेटिव हैं उन सबका अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट हो तो ऐसी स्थिति में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगी। यही बात आगे लिखी है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ y एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर कांस्टेंट, यही बात बोली थी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं अगर उन सब का कोफिशिएंट कैसा हो, कांस्टेंट हो, द इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक, तो इस तरह की हमने बात करी। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ा आज हमने, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट क्या कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, और क्या खासियत रखती है, उसकी डिग्री कितनी होगी, चाहे y हो डिपेंडेंट वेरिएबल और चाहे उसके डेरिवेटिव हो, हर एक की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। बट यहां ऑर्डर की हमने बात नहीं करी, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, हमने जनरल बात करी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब द फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज, यानी हमने nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक जनरल फॉर्म लिखी, क्या, n टाइम का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, y का, प्लस a1 इंटू में y का n-1 टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हमने एक एक डाउन करते चले गए डिफरेंशियल कोफिशिएंट को और an y तक गए और बराबर में q, यानी इस तरह की आपको जो इक्वेशन दिख रही है यह आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों, आप देख सकते हैं जितना भी y है, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल की बात है, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब की डिग्री 1 है, तो ऐसी स्थिति में यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं, यहां 1 है, यहां a1 है, यहां a2 है, अप टू an है, ये सब आपके कांस्टेंट हैं। यहां आगे लिखा है वेयर a1 a2 a3 आर ऑल कांस्टेंट, एंड जो RHS में लिखा है q वह फंक्शन ऑफ x है ओनली, यानी x का ही फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, लिख रहा है एंड q इज फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। तो इस तरह से इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। दूसरी बात, हमने अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी फॉर्मेट को चेंज किया और कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया। याद करिए अपनी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हम ddx यानी 1 टाइम के डिफरेंशियल को हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते थे, यानी एक सिंबल दे देते थे कैपिटल D। इसी तरह से 2 टाइम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x को हम d स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और n टाइम का डिफरेंशियल को हम d की पावर n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने nth ऑर्डर की लिखी, उसमें मैं अगर ये जो डिफरेंशियल के टर्म हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उन्हें मैं कैपिटल D के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आप देखेंगे हर एक टर्म में कैपिटल D आ जाएगा। जब कैपिटल D आएगा तो ये पूरा आपका फंक्शन ऑफ D कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ D। तो यही बात लिखी है, फंक्शन ऑफ D इज डिफाइंड एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ nth ऑर्डर, यानी nth ऑर्डर का था तो nth ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सेकंड ऑर्डर का होगा तो सेकंड ऑर्डर को, थर्ड ऑर्डर का होगा तो थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो थी अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करी, साथ ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो वो क्या होती है हमने उसकी बात करी, और हमने एक जनरल एक
एग्जाम्पल या जनरल इक्वेशन लिखी किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमारा जो लक्ष्य है, ये तो पहले हम समझे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम जो बात करेंगे वो अपना वही पुराना काम करेंगे। क्या, आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन होगी और उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अपना जो पुराना काम था फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वही आपसे पेपर में पूछेगा। तो इस तरह की हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम उसके मेथड को समझते हैं। ठीक, तो कैसे हम मेथड अप्लाई करेंगे, क्या रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज, क्या लिखी अभी जो स्टैंडर्ड लिखी थी हमने, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू। क्या ली हमने, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू। तो अभी ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इसलिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation is कितना है, the general solution of given differential equation is y is equal to cf plus pi। क्या है, y is equal to cf plus pi। यानी जब भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी तो हर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब बात आती है यहां सी एफ क्या है और पी आई क्या है। हियर जो सी एफ की बात करें तो CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, और अगर हम PI की बात करें तो PI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी हमारे जो सॉल्यूशन है जनरल, उसके दो भाग हो गए। अब पहला भाग जिसका नाम CF, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और सेकंड जिसका नाम PI, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। यानी इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मान ज्ञात करने हैं। पहला मान CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सेकंड वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI। तो पहले मैं बात करता हूं हम CF की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। पहले मैं किसकी बात करता हूं कि हम किसी क्वेश्चन, किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो रूल फॉर फाइंड द CF, किस रूल के लिए बात कर रहे हैं, फाइंड द CF। हम कैसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमने रूल की बात करी। क्या रूल है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो ये जो अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है, उसका जो LHS है, LHS क्या है, यहां बात करूं फंक्शन ऑफ डी, इस फंक्शन ऑफ डी वाले टर्म को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। यानी
हम लिख देंगे फॉर CF के लिए हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है। उसके CF फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इन शॉर्ट हम इसे AE भी बोल सकते हैं। A फॉर ऑक्सिलरी, E फॉर इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी ऐसी स्थिति में? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम फंक्शन ऑफ जो D है उसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे? फंक्शन ऑफ D को 0 के इक्वल। और फंक्शन ऑफ D को जब हम 0 के इक्वल रख देंगे तो यहां हम D की वैल्यू निकालेंगे। D की क्या निकालेंगे? वैल्यू। अब यह जितने ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आपको D की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो D की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो D की 3 वैल्यू आएंगी। और अगर nth ऑर्डर की है तो आपके पास D की n वैल्यू आएंगी। और उन D की वैल्यू की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कैसे? उसके लिए हमने रूल बनाया, रूल नंबर 1। इफ D इज इक्वल टू, हमने लेट किया M1, M2, यानी ऑल आर रियल। कैसी वैल्यू है ये? रियल वैल्यू। हमें D की 2 डिफरेंट, यहां लिख सकते हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू। कैसी है ये? अलग अलग और वास्तविक मान अगर हमें D के प्राप्त होते हैं और मान लो 2 अलग अलग हमें मान प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x होगा। यानी 2 वैल्यू आई हैं तो हम 2 कांस्टेंट लेंगे, एक का नाम C1, एक का नाम C2, और m1 m2 को e की पावर में x के मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे, एक को C1 के साथ और एक को C2 के साथ। कब? अगर ये दोनों वैल्यू कैसी हो? डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। अगर मान के चलिए आपके पास D की 3 डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हो। कितनी वैल्यू प्राप्त हो? डिफरेंट, यानी ऑल आर डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू हो। तो आप ऐसी स्थिति में जब CF की बात करेंगे तो कितना होगा? जब यहां 3 डिफरेंट वैल्यू हैं, 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू हैं, तो यहां हम 3 कांस्टेंट लेंगे, C1, C2, C3, और C1 के साथ पहली वैल्यू जो आई है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हुए e की पावर में लिख देंगे, प्लस सेकंड वैल्यू को फिर से e की पावर में x के मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे, और जो थर्ड वैल्यू होगी उसको भी e की पावर में x के मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। यानी पहले जो वैल्यू है उसे e की पावर में x के मल्टीप्लाई में साथ में कांस्टेंट C1 के साथ प्लस करेंगे, सेकंड वैल्यू को e की पावर में x के मल्टीप्लाई में इनटू में सेकंड कांस्टेंट C2 के साथ, और थर्ड वैल्यू को थर्ड कांस्टेंट के साथ e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। अगर यही बात करूं, अगर आपके पास 4 डिफरेंट वैल्यू आती हैं, 4 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू हो, तो ऐसी स्थिति में आपके फॉर्मूले में जैसे m1, m2, m3, m4 आती हो और 4 डिस्टिंक्ट हो और रियल हो, तो आपका जो CF निकल के आएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x होगा। तो ये तो तब होगा जब आपकी ऑल वैल्यू कैसी हो? डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। रूल नंबर 2, इफ D इज इक्वल टू m, m और वैल्यू है रियल। कैसी वैल्यू है? रियल। बट अभी स्थिति क्या है? आपकी जो D की 2 वैल्यू आई और दोनों वैल्यू सेम हैं और कैसी हैं? रियल हैं। जब अगर 2 वैल्यू
आपकी सेम आ जाए तो CF इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2x, क्योंकि दो वैल्यू हैं तो दो कांस्टेंट आएंगे, एक कांस्टेंट प्लस सेकंड में x का मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx लिख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा CF, कब? जब d की दो वैल्यू सेम आती हो और वैल्यू भी कैसी हो, रियल हो। थर्ड बात करें या इसी में बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए आपको d की तीन सेम वैल्यू मिल जाती हैं m m m और तीनों ही रियल हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका जो CF होगा यहां तीन कांस्टेंट आ जाएंगे, एक C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर करते हुए और बाहर ब्रैकेट के e की पावर mx। अभी आप समझ गए होंगे, अगर हम यहां d के चार सेम वैल्यू ले लें और चारों रियल हों तो ऐसी स्थिति में आपका जो CF निकलेगा वो क्या होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x की पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx आ जाएगा। कब? अगर हमारी चार सेम वैल्यू हो और रियल हो। अब हमने पॉइंट नंबर 3 बनाया, इफ अगर d की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में हो, यानी हमारे पास जो d की वैल्यू आए वो कैसी आए, कॉम्प्लेक्स रूट के रूप में आए। क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट आए और किस तरह की फॉर्म बन जाए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म बन जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका जो CF होगा उसका मान क्या होगा, e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x, साथ ही C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, यानी अल्फा बीटा का कंपेयर करते हुए हम यहां वैल्यू लगा देंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। तो मैंने बात करी जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो और कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू CF प्लस PI। बात करते हैं CF की तो CF को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं और PI को पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। अब पहले हमने बात करी कि CF के क्या रूल होंगे, हम CF की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी CF की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अपनी जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो फंक्शन ऑफ d है उसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, फंक्शन ऑफ d को 0 के इक्वल। RHS में Q है या क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें फंक्शन ऑफ d को 0 के इक्वल रखना है। एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वेरिएबल d के अंदर, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो d की 2 वैल्यू आएंगी, थर्ड ऑर्डर का है तो d की 3 वैल्यू आएंगी, फोर्थ ऑर्डर का है d की 4 वैल्यू आएंगी और अगर nth ऑर्डर है तो d की n वैल्यू मिलेंगी। अब d की जो वैल्यू मिलेंगी हम उनके आधार पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निर्धारित करेंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास ये d की वैल्यू होना आवश्यक है। जब आपके पास d की वैल्यू आ जाएंगी तो मैंने जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के रूल बताए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम अपना जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे अपनी दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने अभी बात करी कि हम कैसे सबसे पहले पहचानेंगे कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो पहले हमने उसको समझा और फिर समझा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने का क्या रूल था कि y इज इक्वल टू CF प्लस PI। उसमें जो दो पार्ट थे,
CF और PI, उसमें मैंने अभी आपको CF फाइंड करने के रूल्स की बात करी थी। तो अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम CF कैसे फाइंड करेंगे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2 अपॉन d2 dx स्क्वायर ऑफ y, यानी y का 2 टाइम का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 3d dx ऑफ y, यानी y का 1 टाइम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, साथ ही माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब पेपर में आपसे सिर्फ एक ही बात पूछेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात आती है कि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब तक मैंने आपको दो टॉपिक अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी। अपने दो टॉपिक कौन से, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो, और दूसरा जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर तो हो बट फर्स्ट डिग्री ना हो। और आज का अपना नया टॉपिक, तो इस तरह से अब आपके पास हो गए 3 टॉपिक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी होगी, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो क्या यह फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं होगी तो अपने जो लास्ट 2 टॉपिक थे वो आपके फेल हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर होता था ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आता हो, उससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव ना हो। तो आप देखिए यहां y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी है। हमारा क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही आता हो, उससे हायर डेरिवेटिव ना आते हो, जबकि यहां सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और जब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो अपने जो पीछे जो 2 टॉपिक पढ़े थे वो यहां फेल हो जाते हैं क्योंकि पिछले जो टॉपिकों में आपके फर्स्ट ऑर्डर ही कंपलसरी था, तो हमारे पिछले 2 टॉपिक यहां फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आज मैंने बताई थी, साथ ही विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो पहले पहचान करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या थी कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो और उसके जो डेरिवेटिव हों वो सभी फर्स्ट डिग्री के हों। तो यहां देखिए जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है और उसके जो डेरिवेटिव हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो और चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, उन सब की डिग्री 1 है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके सभी डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के हों तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अभी ये तो हमारी पहचान हो गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसमें हमारा साथ में जो वर्ड जोड़ा था क्या, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं। तो कैसे पहचानते थे कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए रूल बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसके जितने भी डेरिवेटिव आपको गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन सब का जो कांस्टेंट हो, उन सब का जो कोफिशिएंट हो वो कांस्टेंट हो। यहां देखिए ये जो y है उसका कोफिशिएंट 4 है जो कि कांस्टेंट है, जो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है 3 है जो कि कांस्टेंट है, और y का जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इट मींस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के साथ साथ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। तो आज हमने सबसे पहले यही पहचाना कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। जब हमने ये टाइप पता कर लिया तो हमारा आता है अगला काम। अगला काम क्या था
हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो y होता है वो दो पार्ट से जुड़ा रहता है। पहला पार्ट जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं और सेकंड पार्ट जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने से पहले अपनी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड से इन द सेंस यहां जो d dx या d2 अपॉन dx स्क्वायर के टर्म हैं उन्हें हम कैपिटल D में चेंज कर देते हैं। याद करिए मैंने भी आपको समझाया था और आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि d dx को हम कैपिटल D से लिख सकते हैं, साथ ही 2 टाइम के डेरिवेटिव को हम d स्क्वायर से लिख सकते हैं, 3 टाइम के डेरिवेटिव को हम d की पावर 3 करते हुए लिख सकते हैं। यहां क्योंकि 2 टाइम तक ही डेरिवेटिव हैं तो हमने 1 टाइम के डेरिवेटिव को d लिखा और 2 टाइम के डेरिवेटिव को d स्क्वायर लिखा। सो फ्रॉम फर्स्ट हम फर्स्ट पे लौट के आए तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी d स्क्वायर y माइनस 3dy माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यानी 2 टाइम के डेरिवेटिव की जगह d स्क्वायर लिख दिया, साथ में y था क्योंकि y का ही तो 2 टाइम डेरिवेटिव हम कर रहे थे। फिर आगे -3 था, -3 लिखा, फिर d dx ऑफ y था, d dx की जगह d लिखा, साथ ही y था, माइनस पीछे 4y था उसे लिखा और इक्वल में 0 था। अब इस पूरी इक्वेशन में हम बात करें तो y को हम कॉमन लेकर लिख सकते हैं। यानी अपनी जो फाइनली नई इक्वेशन आई वो किस टाइप में आ गई, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू में y इज इक्वल टू 0। अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट nth ऑर्डर लिखी थी तो याद करिए मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ d इंटू y इज इक्वल टू 0। तो क्या ये फंक्शन ऑफ d नहीं बन गया। हाँ, यह फंक्शन ऑफ d की फॉर्म हो गई। इसी को जो हमने अभी बात कर रहे थे पीछे यही आपका फंक्शन ऑफ t कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शन ऑफ d। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन पर। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शन ऑफ d इंटू वाई करते हुए लिखकर दिखाएंगे। किस तरह से लिख के दिखाएंगे, फंक्शन ऑफ d कैपिटल D इंटू वाई इज इक्वल टू Q, इस टाइप की फॉर्म में लिखेंगे। अब बात करते हैं यहां Q क्या है। याद करिए Q के बारे में बताया था, Q या तो फंक्शन ऑफ x होता था ओनली या आपका कांस्टेंट होता था। यहां बात करें Q 0 के रूप में वर्क कर रहा है। किस रूप में वर्क कर रहा है, 0 के। तो ये फंक्शन ऑफ d हो गया, यहां y हो गया और ये Q का मतलब यहां किससे है, 0 से है। तो अब हम चलते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन पर। जनरल सॉल्यूशन में पहले हम बात करेंगे CF की और फिर बात करेंगे PI की। तो CF निकालने के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया था। क्या बताया था, आपकी जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन या शॉर्ट में AE। कैसे निकालते थे AE को, कि हमारा जो फंक्शन ऑफ d है हम इसकी जब AE निकालते थे तो आपको समझाया था इस फंक्शन ऑफ d को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के। तो यहां फंक्शन ऑफ d क्या है, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी y के जो इनटू में फंक्शन ऑफ d है उसे हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के। यानी d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल रखने पर आपको एक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई, एक इक्वेशन। यानी अगर बात करूं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर आप d की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है d में, यानी एक द्विघात समीकरण है d के अंदर। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं अगर हो सकते हो। तो यहां -4 के
-4 के ऐसे गुणनखंड करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आप जानते हैं 4 1 जा 4 यानी 4 - 1 करते हुए अगर हम 3 को लिख देंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। हम फैक्टर निकालने का तरीके पर नहीं चल रहे क्योंकि आप सभी फैक्टर निकालना जानते हैं। तो हमने डायरेक्टली इसके फैक्टर करे और डायरेक्टली फैक्टर कितने आए, d² - 3d - 4 = 0 के जब हमने फैक्टर करे तो कितना आया, d - 4 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में d + 1 और = तो क्या चल रहा था, 0। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई, जब d - 4 को 0 के इक्वल रखूंगा तो d = 4 आ जाएगा। और अगर मैं d + 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो d की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास d की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 4 है और सेकंड वैल्यू -1 हो सकती है। अभी मैंने आपको CF याद करने के रूल्स बताए थे। क्या बताए थे कि d की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने जो फॉर्मूले CF फाइंड करने के बताए थे वो बताया था। तो मैंने जो पहला रूल बताया था, क्या बताया था, जब d की डिफरेंट रियल वैल्यू आती हो, क्या यह 4 और -1 रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू है और साथ ही डिस्टिंक्ट है। तो जब डिस्टिंक्ट हो और रियल वैल्यू हो और यहां कितनी वैल्यू निकल के आई है, 2, तो हम 2 कांस्टेंट मान लेंगे। CF = हो जाएगा C1 e की पावर में 4x प्लस C2 e की पावर में 1 e की पावर में -1x या -x। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 2 वैल्यू निकली हैं तो 2 कांस्टेंट माने, एक का नाम C1 और सेकंड का नाम C2। और C1 के साथ हमने e की पावर में पहली वैल्यू क्या थी, 4, तो 4x करते हुए लिखा, प्लस सेकंड जो कांस्टेंट था उसमें e की पावर में कितना लिखा, d की जो सेकंड वैल्यू थी -1, तो -1 × x लिखा। आप चाहें C1 को यहां, C2 को यहां, कहने का मतलब हमारा उत्तर यह भी हो सकता है C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 4x, यानी C1 C2 के हम प्लेस चेंज कर सकते हैं। सेकंड बात, जरूरी नहीं है कि आप यहां कांस्टेंट हमेशा C1 C2 ही लेंगे। आप चाहें कैपिटल A, कैपिटल B कांस्टेंट ले सकते हैं, या कैपिटल P या कैपिटल Q को भी कांस्टेंट के रूप में यहां चुन सकते हैं। तो हमने बात करी किसकी, CF की। अब जो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन बताया था, उसका जो जनरल सॉल्यूशन था वो था y = CF प्लस PI। तो अभी मैंने किसकी बात करी, CF की। अब मैं बात करता हूं किसकी, PI की। PI को हम बोलते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI कैसे निकालेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या मेथड हैं, उन मेथड्स पर चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अभी इस क्वेश्चन में हम PI कैसे निकालेंगे, आज की अपनी वीडियो में हम PI निकालने का जो रूल है बहुत ही सिंपल है। क्या, मैं PI निकालने का जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर तरीका है, उसकी बात मैं अभी बाद में करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम PI जब भी निकालेंगे, अगर RHS यानी जो Q की वैल्यू है अगर 0 हो यानी फंक्शन ऑफ d × y = जो Q थी, अगर Q का मान 0 हो तो आपका जो PI होगा वो 0 होगा। आप लिख सकते हैं क्योंकि RHS जो है, RHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, 0 था। तो इसलिए हम कह सकते हैं आपकी जो PI की वैल्यू होगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरी तो नहीं है कि हर सवाल में 0 हो, क्योंकि हम कह के चुके हैं कि Q जो है वो फंक्शन ऑफ x ओनली होगा या फिर Q कांस्टेंट होगा। पर इस सवाल के अंदर Q कैसा है, 0 है। यानी अपना जो RHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी फंक्शन ऑफ d × y = Q है, यहां जो Q है वो 0 है। तो ऐसी स्थिति में PI की वैल्यू भी 0 होगी। अगर 0 नहीं होगा तो कैसे PI निकालेंगे वो अपनी आने वाले समय में अपनी अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज जो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, उस पूरी एक्सरसाइज में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर सवाल का PI 0 होगा। क्यों?
क्योंकि हर सवाल में जो क्यू है, यानी यहां जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म मैंने बताई थी उसमें जो क्यू है वो हर सवाल का आज की इस एक्सरसाइज में 0 होगा, और जब Q 0 होगा, RHS 0 होगा, तो PI की वैल्यू 0 होगी, और जब 0 नहीं होगा तो हम अपनी बात PI निकालने की अपनी अगली वीडियो में आने वाले समय में करेंगे। तो आपके पास PI भी है, आपके पास CF भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई क्योंकि 0 है तो सिर्फ क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ की वैल्यू लगाते हैं, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 4x प्लस सी टू ई की पावर -x। इस तरह से हमने देखा कि अपनी कैसे हम ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आज अपनी इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका सीखा। मैं अपनी अगली वीडियो में पीआई पर डिस्कस करूंगा और उस पीआई की हेल्प से हम कैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अपनी आने वाले उस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।